नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा सभी छात्रों एवं बायोलॉजी के शिक्षकों का अपने जेनेटिक्स के क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने लिंकेज और टेस्ट क्रॉस का डिस्कशन किया था। इस सेशन में हम लोग क्रॉसिंग ओवर, जिसकी चर्चा हमने पार्शियल लिंकेज में की थी कि क्रॉसिंग ओवर नाम की घटना के कारण लिंक्ड जीन्स के बीच भी थोड़ा बहुत रिकम्बिनेशन होता है। नॉर्मली वह 50% से कम होता है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है और कैसे होता है। तो इसे परिभाषित किया गया है, एक्सचेंज ऑफ इक्वल एंड आइडेंटिकल सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर होते हैं। इनके होमोलोगस क्रोमोसोम में भी दो क्रोमैटिड होते हैं, वे भी आपस में सिस्टर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर कहलाते हैं। एक में माँ से आया हुआ गुण है, माँ से आए हुए जीन्स और अलेल्स हैं, और दूसरे में पिता से आया हुआ जीन्स और अलेल है। तो इनके बीच बराबर बराबर लंबाई का सिमिलर प्रकार के जीन वाले टुकड़ों का, क्रोमोसोम के टुकड़ों का अदला बदली होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अब ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के एकदम निकट होते हैं जाइगोटीन स्टेज में, लेकिन उस समय इनके क्रोमैटिड प्रोटीन के कॉमन खोल के अंदर पैक होते हैं। बाद में पैकेटीन स्टेज में ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी स्टेज में किसी कारण से एक समान बिंदुओं पर इन क्रोमैटिड्स में ब्रेकेज होता है, अदला बदली होता है, टूटे हुए टुकड़े अदला बदली करके जुट जाते हैं और इससे क्रॉसिंग ओवर नाम की क्रिया होती है। जिन जगहों पर अदला बदली होती है उन जगहों पर एक्स की तरह एक दूसरे को काटते हुए, क्रॉस करते हुए एक संरचना दिखाई पड़ती है। इसे काएज्मा कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर आर पार कर रहे हैं। अब यहीं पर टूटने की क्रिया हुई और टूटने के बाद अदला बदली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अदला बदली देख रहे हैं। इसी तरह दूसरी ओर इधर भी टूट रहा है और अदला बदली कर रहा है, तो यहाँ भी अदला बदली आप देख रहे हैं। तो दो क्रोमैटिड जिनके दोनों छोर के हिस्से टूटकर अदला बदली कर लिए, वे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हुए, और बाकी दो क्रोमैटिड जिसमें ऐसा कोई अदला बदली नहीं हुआ, वह पेरेंटल टाइप हुए। अब अगले डायग्राम में देखिए, यह बड़ा स्पष्ट है। मान लिया कि 50% सेल में, यहाँ सेल है, इसके 50% में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो 4 सेल बनेंगे। इन 4 सेल्स में से 2 सेल बनेंगे पेरेंट जैसे, एक पेरेंट जैसे, और ये 2 सेल बन गए दूसरे पेरेंट जैसे। यानी 4 का 50%, 2 एक जैसा और 2 दूसरा जैसा, तो कुल का 50% पेरेंटल टाइप हो गया। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये एक किनारे ये पेरेंटल, दूसरा किनारे ये पेरेंटल, बीच वाला जो है ये दो गो, ये इसमें पाया गया क्रॉसिंग ओवर यानी रिकम्बिनेंट। तो अब देखिए 8 में से 2 यानी 25% में रिकम्बिनेशन हुआ। जबकि अक्सर
क्रॉसिंग ओवर की घटना इससे भी कम होती है, 25% से भी कम होती है। तो क्या पॉइंट बना कि फॉर क्रॉसिंग ओवर द क्रोमोसोम्स मस्ट हैव होमोलोगस पेयर्स। तो होमोलोगस पेयर कब बनता है? तो जाइगोट में। द क्रोमोसोम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स। यह कब हुआ? तो पैकिटिन में। टूट कर नन सिस्टर का अदला बदली होना, यह पैकिटिन का अंतिम काम हुआ। जहां यह टूटा उसका नाम रखे रिकम्बिनेशन साइट या रिकॉन। अब जैसे अदला बदली पूरा हुआ वहां पर क्या हो जाएगा? काएज्मा बनेगा। अगर एक बना तो एक काएज्मा, कई बना तो उसे काएज्माटा कहेंगे। काएज्माटा उसका बहुवचन है, प्लुरल है। अब जैसे काएज्मा बना कि पैकिटिन स्टेज खत्म, अब अगला स्टेज हो जाएगा डिप्लोटिन। अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये काएज्मा फिसलते हुए दोनों छोर की ओर जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी टर्मिनेशन ऑफ काएज्माटा हो जाएगा। इस डायग्राम में दीजिए, ये पहला है पैकिटिन। हर एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड बने हैं। ऊपर छोटा क्रोमोसोम है, एक जगह एक्सचेंज होते यहाँ दिखलाया गया। ये बड़ा क्रोमोसोम है तो 2 जगह एक्सचेंज होते दिखलाया गया, यानी 2 काएज्माटा बने। और ये अब डिप्लोटिन के बाद डायकाइनेसिस स्टेज है, जिसमें ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। इस डायग्राम में जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ देखिए एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है कि इधर का क्रोमैटिड इधर वाले से जुट गया और उधर का क्रोमैटिड इधर वाले से जुट गया, यानी काएज्मा बना हुआ क्रोमैटिड का एक दूसरे से जाकर जुटा हुआ साफ दिखाई पड़ता है। हाँ, इसके लिए आपको एक अच्छा स्लाइड बनाना होगा और कम से कम 450 मैग्नीफिकेशन पर माइक्रोस्कोप में देखना होगा। फोटोग्राफी के लिए हायर मैग्नीफिकेशन चाहिए। अब किसी एक जगह पर किसी 2 क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन दूसरी जगह तीसरी जगह पर तीसरा और चौथा क्रोमैटिड भी इन्वॉल्व होता है। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट एनी वन पॉइंट बिटवीन 2 क्रोमैटिड, बट ऑन अदर पॉइंट्स द थर्ड और फोर्थ क्रोमैटिड ऑल्सो में बी इन्वॉल्व। अब ये निर्भर किस चीज़ पर करता है? तो जो छोटा क्रोमोसोम होता है उसमें 1-2 जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो बड़ा क्रोमोसोम होता है उसमें कई जगह क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि काएज्माटा फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। इसे आप साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन में देखिएगा कि किन किन क्रोमोसोम के बीच में कितने काएज्माटा बने, उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी तय होगी। लेकिन जब जीन का बीच की बात होती है तो जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होता है, और यह क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जीन की बीच की दूरी के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो F2 जनरेशन में नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस के बाद कुल संख्या में कितने संतान बने वो गिनते हैं, और किन किन संतानों में किन किन जीन्स के बीच रिकम्बिनेशन है उन्हें अलग अलग गिनते हैं। ए और बी के बीच टोटल कितना, तो बी और सी के बीच टोटल कितना, तो ए और सी के बीच टोटल कितना। इसी तरह एक जीन बदल देंगे तो ए बी और डी ले लेंगे, फिर बदल देंगे तो बी सी डी ले लेंगे, फिर बदल देंगे तो हम सी डी ई ले लेंगे। बार बार हम एक एक जीन को बदल करके उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होंगे उनको कुल संख्या से भाग देंगे, डेसिमल में वैल्यू आएगा, 100 से गुना करके उसको परसेंट में बदलिए। इसे मॉर्गन यूनिट कहा जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग दूरी के समानुपाती मानकर करेंगे।
अब मान लिया कि ये 2 क्रोमोसोम है जिनमें 3 जीन है ABC, एक पर डोमिनेंट और एक पर रिसेसिव। तो नॉर्मल गैमीट जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ उसकी संख्या 700-890 बनी। अगर A और B के बीच क्रॉसिंग हुआ तो उसकी संख्या 180-170 बनी। B और C के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ तो 110 और 100 बना। अब कभी कभी 2 बार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, पहली जगह पर भी दूसरी जगह पर। यह ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत कम होता है। तो मान लिया कि ये 4 और 6 जगह पर बने। तो अब जब हम फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो B और C की कुल संख्या कितनी हुई, क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन B एंड C कितना हुआ, तो 180, 170 और ये 4 और 6 भी। और B और C के बीच कितना हुआ, तो 110, 100 और ये 10 भी। और जब कहेंगे A और C के बीच कितना हुआ, तो ये 180, 170, 110, 100। अब कैलकुलेट करेंगे जोड़कर कि कुल संख्या है 2160, तो 180, 170 प्लस 10 में 2160 से भाग दे दिए, ये आया कितना, 16.66%। इसी तरह 110, 100 4 + 6 ये 220 में भाग दे दीजिए, 10.2%। और A और C के बीच कितना हुआ, तो 180, 170, 110, 100, 560। अब इसको ही भाग दिए हम 2160 से, कुल कितना आया, 25.93। अब इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, यहाँ A लिखे, यहाँ C लिखे, इसकी दूरी कितनी हो गई, तो ये हो गई 25.9, यानी लगभग 26%। अब AB के बीच की दूरी 17% के लगभग है और BC के बीच की दूरी 10% है। तो B इसके बीच में पोजीशन क्या होगा, तो B का पोजीशन यहाँ हो गया। तो AB के बीच की दूरी ज़्यादा 17% के लगभग और B और C के बीच की दूरी 9%, 10% के बीच है। तो इस तरह से लीनियरली अरेंज करके हम जेनेटिक मैप बनाते हैं। अब पहले जहाँ लोग किसी संयोग से क्रॉसिंग ओवर समझते थे, मानते थे, बाद में कहा गया कि नहीं, ये इंटरनल कॉज है और ये DNA के लेवल पर होता है। तो व्हाइट हाउस और हेस्टिंग ने सबसे पहले अपना एक मॉडल दिया, सिबेंजा ने उसका समर्थन किया। तो 1972 से यह जो मॉडल है व्हाइट हाउस और हेस्टिंग का, यह मान्य है, सब लोग इस मॉडल को मानते हैं। उनके अनुसार दोनों क्रोमेटिड्स में से एक एक DNA का धागा टूटकर अपोजिट साइड की ओर दूसरे क्रोमेटिड के DNA की ओर जाते हैं। ये धागे विपरीत दिशाओं वाले, अपोजिट पोलैरिटी वाले होते हैं। दूसरी ओर जाकर वे अपनी समान दिशा वाले धागे से जुड़ जाते हैं। अब जहाँ जहाँ यह सिंगल स्टैंडर्ड हुआ दोनों ही क्रोमेटिड के DNA में, जहाँ दोनों धागे अलग हुए यानी 4 धागे अलग हुए, तो चारों पर कंप्लीमेंट्री बन जाएगा और यह कंप्लीमेंट्री, यह पूरक धागा भी विपरीत दिशा में जाकर अपने समान दिशा वाले DNA से जुड़ जाएगा। तो बीच में जो भाग नहीं टूटा है वह अवशिष्ट हिस्सा रिडंडेंट DNA कहलाता है। जब यह हिस्सा किसी एंजाइम की मदद से, किसी एंडोन्यूक्लियस की मदद से डिजॉल्व कर जाता है, घुल जाता है, तो कहते हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पूरी हुई। अब इस तरह से तोड़ने वाला स्पेशल एंजाइम स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है और टूटे धागों को जोड़ने वाला एंजाइम DNA लाइगेज कहलाता है। इस डायग्राम में दिखाया गया, देखिए यहाँ पर 2 धागे टूटे, दोनों के तीर की दिशा विपरीत है। ये आकर के अपने समान दिशा वाले में जुट गए। अब इन पर कंप्लीमेंट्री धागा बना, यहाँ भी बना है और नीचे भी बना है। यह कंप्लीमेंट्री टूट के विपरीत दिशा में जाएगा, यह इधर और ये इधर आया और आके फिर ये भी जुड़ जाएगा।
अब बीच में यहाँ एक्स्ट्रा डीएनए हो गया, अतिरिक्त हो गया, इसको कहेंगे रिडंडेंट। तो यह रिडंडेंट क्या हो जाएगा, पच जाएगा, गल जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, और इस तरह क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पूरी हो गई। उसी चीज़ को समराइज करके कम डायग्राम के थ्रू दोहरा करके बताया गया है। अब क्रॉसिंग ओवर का फायदा क्या है, तो लिंकेज के कारण रिकम्बिनेशन की संभावना घट जाती है, और जब कम रिकम्बिनेशन होगा तो कम वेरिएशन होगा। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना वेरिएशन होगा, और जब वेरिएशन होगा तो वह विकास में, इवोल्यूशन में भी मदद करेगा। तो पहला फायदा ये है। और दूसरा कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम लिंक्ड जीन को एक सीरीज में एक प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पर लाकर सजाते हैं, और इस तरह से 10, 20, 50 जीन, 100 जीन की अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस, आपेक्षिक दूरी, सापेक्षिक दूरी की का अनुमान लगाते हैं, तो उनके नक्शे को कहा जाता है लिंकेज मैप। तो यह जो क्रॉसिंग ओवर है उसके द्वारा हम लोग लिंकेज मैप का निर्माण करते हैं। तो इसके साथ ही क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज ये दोनों घटनाएं समाप्त होती है। अब आगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन और अन्य चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।